तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों हिंदी आधार। जी हाँ बच्चों, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं हिंदी कोर। इसका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है। आपको पता है कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक जो है सो कि इसका प्रैक्टिस पेपर अपलोड करके दे दिया है। ठीक है, आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। ये हमारा कह सकते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है हिंदी आधार का। अगर आप हिंदी ऐच्छिक वाले बच्चे हैं तो आपके लिए मैंने 8 प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दिया है टोटल। तो अगर आप उनको नहीं देखा है आपने तो वो वीडियोस को आप जा कर के देख सकते हैं। आपकी जो पेपर की तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों हिंदी आधार है आपका, और हिंदी आधार का आप कोड देख सकते हैं 302 है आपका। अधिकतम अंक यानी कि ये जो पेपर होगा आपका ये 40 नंबर का होगा, और जो टाइम अलाउ किया जाएगा वो किया जाएगा आपको 2 घंटे का इस पेपर को करने के लिए। अगर मैं आगे चलूं और आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपका पेपर आएगा बच्चों। आप यहां पर देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, इस तरह से आपका सीरीज़ लिखा हुआ होगा, सेट होगा इस तरह से कुछ आपका, फिर यहाँ कोड लिखा हुआ होगा। ये सेट 2 है बाय द वे आपका। ठीक है, रोल नंबर के लिए इस तरह से सेक्शंस दिए होंगे। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर कुछ बातें आपको बताई गई हैं, जैसे कि ये जो पेपर है आपका इसके अंदर 11 प्रिंटेड पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। एक बात और यहाँ पर नोट करने वाली है कि ये जो हिंदी आधार का यानी कि हिंदी कोर का जो आपका पेपर होगा इसमें 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे टोटल। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने पेपर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले थोड़ा सा सामान्य निर्देश पर भी चर्चा करिए लेते हैं। ठीक है, सामान्य निर्देश की अगर मैं बात करूं तो इसमें बताया गया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है उसको आपको सावधानी से पालन करना है। और बोला गया है कि इसमें आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो पेपर आपका आएगा इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब होता है बच्चों कि आपको लिख करके उत्तर देना है। उसके बाद बोला गया है कि ये जो पेपर है इसमें 7 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं, और 7 प्रश्नों के उत्तर आपको देने ही देने हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। ये जो प्रश्न है इसके अंदर आपको अथवा या कह सकते हैं विकल्प भी देखने को मिलेगा। तो जो निर्देश दिया गया है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं खंड क यानी सेक्शन ए की तरफ। यहाँ हम लोग आ गए हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका खंड क, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए बोलते हैं, जिसके अंदर आपका जो होता है क्वेश्चंस वो होता है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन में आपका क्या आएगा कि आपको 3 शीर्षक देगा, यानी कि 3 टाइटल देगा, और उनमें से कोई एक टाइटल एक शीर्षक आपको चूज़ कर लेना है, चयन कर लेना है उसका, और उसके ऊपर 200 शब्दों में आपको क्या करना है, एक रचनात्मक लेख लिखना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हिंदी इलेक्टिव वाले बच्चे हैं उनका 150 शब्दों में था, आपका 200 शब्दों में है। आप कोर वाले यानी हिंदी आधार के बच्चे हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपका ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर आप जो है सो कि देख सकते हैं आपको टाइटल दिया है। पहला है आधुनिक युग में कंप्यूटर का महत्व, दूसरा है मेरे जीवन का लक्ष्य, और तीसरा है पर्यटन का महत्व। तो तीनों में से किसी एक पे लिखना है। तो मैंने आपके लिए एक लिख रखा है, ये आधुनिक युग में कंप्यूटर का महत्व, इसके ऊपर एक रचनात्मक लेख लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से है कि जो कंप्यूटर है वो आधुनिक तकनीक का एक महान खोज माना जाता है। यह कम समय और कम जो है सो कि शक्ति पर उच्च स्तर का परिणाम प्रदान करता है, यानी कि कम समय लेता है, ज़्यादा शक्ति भी नहीं लेता है, और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स हमें देता है। उसी आधार पर यहाँ देखिए बताया गया है कि लोग चुटकियों में किसी भी सेवा, उत्पाद या दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर में लगे इंटरनेट के द्वारा हम कुछ भी खरीद सकते हैं, और घर बैठे ही डिलीवरी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग अपने बच्चों के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदते हैं जिससे उनकी पढ़ाई से संबंधित कार्य वो कर सके। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं उदाहरण के लिए। ठीक है, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए सारे के सारा पेपर ही सॉल्व कर दिया है, ताकि आपको ईजी हो जाए कि आपको अपना पेपर करना कैसे है कल।
ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम लाइनों में कुछ इस प्रकार से लिखा है मैंने आपके लिए कि हम यह भी देखते हैं कि आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर को महत्व दिया जा रहा है, चाहे वो विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्य हो या फिर कहीं आपको यात्रा करनी हो तो उसके लिए टिकट ही क्यों ना बुक करना हो, कंप्यूटर हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है, आधुनिक युग में कंप्यूटर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हम लोग भविष्य की कल्पना बिना कंप्यूटर के कर ही नहीं सकते। भविष्य की क्या, वर्तमान की कल्पना भी हम लोग बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आज चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें आपसे लेटर पूछा जाएगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे लेटर पूछा गया है कि अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाई का उल्लेख करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, कि आपके क्षेत्र में जो बिजली की कठिनाई आ रही है, बिजली संकट आ गया, इससे कई सारी कठिनाइयाँ आ रही है, तो उस चीज़ का उल्लेख करते हुए भाई बिजली नहीं आ रहा है तो बहुत तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, गर्मी से हम बच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पंखा नहीं चला पा रहे हैं, एसी नहीं चला पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक संपादक को आपको पत्र लिखना है। चाहे तो आप ये वाला पत्र कर लीजिए या आपको नीचे एक और पत्र दे रखा है कि आप ये वाला भी कर सकते हैं कि एसएल पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी के पद जो है वो रिक्त है, यानी कि टीजीटी हिंदी जो है उसके टीचर के लिए एक पद जो है, एक कह सकते हैं जॉब खाली है। तो विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानाचार्य जो है उनको आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है कि भाई मैं एलिजिबल हूँ, मुझे ये जो टीजीटी हिंदी का पद है, ये जो वैकेंसी है, ये इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो आप मुझे ये दे दीजिए। तो मैंने आपके लिए ये वाला ले लिया है आवेदन पत्र, क्योंकि देखिए संपादक का जो पत्र है वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और हिंदी कोर का अगर आप वीडियो देखें, हिंदी इलेक्टिव का अगर आप वीडियो देखेंगे तो उनमें भी संपादक का बहुत सारा बता रखा है। ठीक है, तो इसमें हम आवेदन पत्र कैसे करते हैं, आवेदन प्रस्तुत, ये देख लेंगे। तो इस तरह से होगा आपका ये पत्र का शुरुआत। आवेदन पत्र जो है ये, इसमें आप लिखेंगे परीक्षा भवन नई दिल्ली 12 जनवरी 2021। ठीक है, ये डेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे प्रति या सेवा में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैं कहूँगा कि आप सेवा में लिखेंगे। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य ऐसे लिखिएगा। ठीक है, और एसएल पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली, इस तरह से लिख देंगे आप। उसके बाद आगे चलेंगे तो आपको एक विषय लिखना है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने टीजीटी हिंदी पद के जो है उसके लिए आवेदन पत्र आपका ये। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आप लिखेंगे महोदय या महोदया जो भी है। ठीक है, दैनिक जागरण में, अब देखिए यहाँ पर मेन कंटेंट आ जाता है कि दैनिक जागरण में दिनांक 2 जनवरी 2021 को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ, यानी कि उसमें एक कह सकते हैं एक तरह से एडवर्टीजमेंट आया था या जो भी कह लीजिए, उसके अंदर मैंने अखबार में पढ़ा कि एसएल पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी का जो पद है वो खाली है, तो मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन और परिश्रम और निष्ठा से करूँगी। आशा है कि आप मेरे आवेदन पर ध्यान जो है सो कि पूर्वक विचार करेंगे। मैं शैक्षणिक योग्यताओं, कार्य अनुभव आदि विवरण सहित अपना स्ववृत्त संलग्न कर रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि स्ववृत्त यानी अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है इस लेटर के साथ दी जा रही हैं। उसके बाद आप लिख देंगे भवदीय क ख ग, यानी कि जो भी नाम हो। अब संलग्न क्या क्या कर रहे हैं इसके साथ साथ, लेटर के साथ साथ स्ववृत्त जो आपके बारे में डिटेल है। ठीक है, शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की जो है सो की प्रतिलिपियां आप दे रहे हैं, एक तरह से उसके बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट आकार का फ़ोटो। ठीक है, तो वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये दे रहे हैं आप। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर स्ववृत्त के अंदर क्या क्या है, आपका नाम जो भी रहेगा, क ख ग लिख दिया मैंने, पिता का नाम, जन्म तिथि क्या है, स्थायी पता क्या है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में देखिए इसने बता रखा है शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, इसकी ध्यान से समझिए। पहला है कि 10वीं कक्षा इसने सीबीएसई से की है 2011 में और 80% नंबर आए थे। 12वीं की है इन्होंने सीबीएसई से ही 2013 में 90% नंबर आए थे। हिंदी ऑनर्स किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से 2015 में 70 आए थे। इस तरह से अपनी जो है सो कि इन्होंने क्या किया है, शैक्षणिक योग्यता जो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारा यहाँ पर मेंशन कर रखा है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो मैंने बीएड लिख रखा है और एमए इंग्लिश में लिख रखा है। ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब यहाँ टाइपिंग हो रही थी तो टाइपिंग में हिंदी में बीएड नहीं लिख पा रहा था और ना ही एमए लिख पा रहा था, एमए की जगह माँ लिख जा रहा था।
तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया। आप हिंदी में इसको लिखिएगा जितना भी आप लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर हिंदी का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप आगे लिख सकते हैं अन्य योग्यताओं में कंप्यूटर का ज्ञान है आपको। कार्य अनुभव में सुरभि पब्लिक स्कूल हरियाणा में 2 वर्ष तक हिंदी शिक्षक का आपने काम किया है, ठीक है, वहाँ पर। उसके बाद कुछ उपलब्धियाँ भी हैं, उपलब्धियाँ मेंशन कर दीजिएगा। आपकी जो अभिरुचियाँ हैं कि संगीत का है इस तरह से, तो आप ये भी मेंशन कर दीजिए। भाषा का ज्ञान हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी आती है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। संपर्क 2 व्यक्ति, ठीक है, पहला है प्रधानाचार्य सर्वोदय विद्यालय रोहिणी और फिर है प्रबंधक कैनरा बैंक रोहिणी। फिर आप नीचे लिख देंगे दिनांक 12 जनवरी 2021 और फिर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पर। इस तरह से आपको अपना लेटर कंप्लीट करना है, 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आ गए हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है कि विशेष रिपोर्ट क्या होता है एवं विशेष रिपोर्ट के प्रकार का वर्णन करना है आपको। भाई विशेष रिपोर्ट होता क्या है और इसके जो है कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए विशेष रिपोर्ट क्या होता है, ये होता है आपका समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट जो है यहाँ पर इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है खोजी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में पत्रकार उस सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो पहले सबके समक्ष ना आए हो। मतलब ऐसी सूचनाएं, ऐसी चीज़ें जो जनता के सामने पहले नहीं थी, उसको छानबीन करके जनता के सामने लाना, ये खोजी रिपोर्ट के अंदर आता है। उसके बाद आप लिख देंगे इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या आता है, सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्य, यानी कि जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो आंकड़े हैं, ठीक है, उनकी गहराई से छानबीन कर जो महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, उनको जनता के सामने लाता है। तो ये कौन सा रिपोर्ट हो गया, ये हो जाता है इन डेप्थ रिपोर्ट। उसके बाद आ जाएंगे नीचे, तो नीचे आप लिख सकते हैं बच्चों विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। अब ये विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या होता है, जिस रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण और व्याख्या की जाए, तो ये हो जाएगा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। उसके बाद है अगला, चौथा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विवरणात्मक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन और बारीक से बारीक तथ्यों का जो है सो उद्घाटित किया जाता है, उसे विवरणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। तो ये रिपोर्ट के 4 प्रकार होते हैं और विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार, ठीक है, और ये विशेष रिपोर्ट की परिभाषा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। हिंदी इलेक्टिव वाले कई सारे पेपरों में मैंने ये जो है सो क्वेश्चन करवाया है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, पिछला जो मैंने आपका हिंदी कोर का क्वेश्चन पेपर करवाया था सॉल्व, ठीक है, और ये जो करवा रहा हूँ इसमें हो सकता है 2 या 3 जो आपके क्वेश्चन हो वो सिमिलर हो या फिर लगभग सेम हो, क्योंकि जो हिंदी मेरे पास हिंदी थी वो हिंदी इलेक्टिव था, ठीक है, तो मुझे हिंदी इलेक्टिव का अच्छा नॉलेज है, तो इसीलिए मैं हिंदी इलेक्टिव का अच्छा पेपर बनाया था। लेकिन आपके लिए भी मैंने बहुत कड़ी परिश्रम करके ये पेपर आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है सो कि मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि आपके इसी पेपर में रहने दिया, बदला नहीं उनको। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगला देखिए, इसमें अथवा करके क्वेश्चन है कि अगर आप ऊपर वाला नहीं कर सकते तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए, ठीक है। तो अभिनय क्या होता है और संवाद योजना क्या होता है, समझिए इसको। अभिनय किसी अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा किए जाने वाला कार्य जिसके द्वारा क्या है, वे किसी कथा को दर्शाते हैं, साधारणतः किसी पात्र के माध्यम से होता है। अभिनय का उद्देश्य होता है किसी पद या शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुंचा देना, अर्थात दर्शकों या जो सामाजिकों के हृदय में भाव का अर्थ जो है अभिभूत कराना। तो ये अभिनय हो गया, किसी चीज़ को एक तरह से, जैसे हीरो होता है ना, वो एक अभिनेता होता है ना, तो उसी तरह से अभिनय करके अपनी चीज़ों को दिखाना दर्शकों तक। उसके बाद संवाद क्या होता है, तो नाटक में नाटककार के पास अपनी से और से कहने का अवकाश नहीं रहता है, वह संवाद द्वारा ही वस्तु जो है उसका उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का जो विकास है वो करता है। अतः इसके संवाद जो है सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल होने चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चले, तो आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो देखिए, रेडियो समाचार की भाषा सरल होनी चाहिए, निरक्षर लोगों के लिए भी बोधगम्य, यानी कि उनको समझ में आनी चाहिए। आम बोलीचाली की जो है सो कि सुस्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि आम बोलीचाली की भाषा में होनी चाहिए, और ये आसान होनी चाहिए ताकि सभी लोग इसको समझ पाए। रेडियो हर वर्ग का लोग सुनता था, ठीक है, पहले के टाइम की बात बता रहा हूँ।
इसी में एक अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको वो वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। नीचे देखिए कि रेडियो से श्रोता को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो देखिए उत्तर इसका कि रेडियो श्रोता को खबरों को पुनः सुनने की जो है सुविधा नहीं देता है। आप जैसे यूट्यूब पे एक न्यूज़ देख रहे हैं, एक वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे करके दोबारा से उस चीज़ को देख सकते हो, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। रेडियो समाचार जो है बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी सुना नहीं जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रेडियो समाचार का जो बुलेटिन होता है वो एक खास टाइम पे आता है, उसको कहीं से भी नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, उसका एक खास टाइम होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है श्रोता मतलब सुनने वाला, ये ध्यान रखिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद है उसे अपनी रुचि अनुरुचि के सभी समाचारों को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है आपका चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशेष लेखन क्या है एवं बीट से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो विशेष लेखन में क्या आ जाता है, किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया लेख जो है विशेष लेखन कहलाता है। ठीक है, और बीट क्या होता है, बीट जो है संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन आमतौर पर उनकी रुचि और ज्ञान के ध्यान में रख करके किया जाता है। तो मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो संवाददाता होते हैं, ठीक है, तो उनका ज्ञान किस क्षेत्र में है और उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना उनका काम बांट दिया जाता है। कि मान लीजिए संवाददाता ए है, उसको खेल पसंद है, संवाददाता बी है, उसको पॉलिटिक्स पसंद है, तो दोनों का जो है काम बांट देंगे कि भाई तू खेल के बारे में लिख या उसके बारे में अपना जो है सो कि चीज़ें जनता के सामने प्रस्तुत कर, और जो दूसरा पॉलिटिक्स वाला है उसको बोलेंगे तू पॉलिटिक्स के बारे में प्रस्तुत कर। तो उनके काम के हिसाब से और उनकी रुचि के हिसाब से काम को बांट दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो मीडिया की भाषा में इसे ही हम लोग बीट कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलता है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि फीचर कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, फीचर लेखन किसी कहानी उपन्यास की तरह कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। आरंभ, मध्य, चरम, समापन जो है भाषा शैली, नेता तथा निष्कर्ष। फीचर लेखन का आरंभिक जो है आरंभ किसी घटना यात्रा पर आधारित होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कि पत्रकारीय विशेषज्ञता का क्या अर्थ है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है पत्रकारीय विशेषज्ञता। तो ध्यान से समझिए, पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ होता है ना कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने पर भी किसी विशेष विषय जो है उसमें जानकारी और अनुभव के आधार पर समझ हो और उस सीमा तक विकसित करना, मतलब समझ को उस सीमा तक आपको विकसित करना है कि उस जो उनकी आप जो है सो कि सहजता से व्याख्या कर सके। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई विशेष क्षेत्र में मान लीजिए कि आपको नॉलेज कह रहा हूँ, आपको पढ़ाई नहीं किया आपने उस बारे में। ठीक है, मान लीजिए कि क्या होता है, हाँ, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्होंने जो है सो कि क्रिकेट के बारे में पहले उतना नहीं किया था। ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने खुद से सीखना शुरू किया तो एक टाइम पे वो अच्छे प्लेयर बन करके सामने आए। तो उसी तरह से पत्रकारीय विशेषज्ञता में बेशक से आपने उससे संबंधित पढ़ाई नहीं की हो, ठीक है, कोई व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण नहीं लिया हो, लेकिन आपको आपका अनुभव, एक्सपीरियंस काम आता है। ठीक है, और आपकी जो जानकारी है वो काम आती है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को आंसर लिख सकते हैं। इसी में आपको एक अथवा देखने को मिलता है कि अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते तो नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जा रहे समाचार की 2 विशेषताओं का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तो रेडियो जो हमारा प्रसारण होने वाला है, कोई चीज़ रेडियो पे बोली जाने वाली है, तो उसके लिए आपको जो समाचार है उसके लिए आप समाचार जो तैयार कर रहे हैं उसकी 2 विशेषताएं आपको उसका उल्लेख करना है। तो पहला आप लिख सकते हैं कि उच्चारण में जटिल शब्द ना हो, मतलब ऐसे शब्द ना हो कि सुनने वाला समझ ही ना पाए। दूसरा है कि संख्या को शब्दों में लिखेंगे, जैसे कि 2, 1, 3 ऐसे है ना, तो उसको शब्दों में लिखेंगे कि 2, ठीक है, इस तरह से 2222, ठीक है, इस तरह से। तीसरा है पर्याप्त हंसिया दोनों और हो, जो हंसिया होता है ना वो दोनों और होना चाहिए, और परसेंटेज और जो है सो कि डॉलर, प्रतिशत और डॉलर लिखा जाए।
ठीक है, इस तरह से। तो ये आप रेडियो प्रसारण के लिए अगर तैयार किए जा रहे जो समाचार है उसकी विशेषताओं के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। आगे चले तो हम लोग आ गए हैं पाठ्य पुस्तक आरोहण भाग 2 तथा अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से अब हमारे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे हमसे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए कि कैसे प्रश्न है, कैसे उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 5 है हमारा, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। 3 गुना 2 है, टोटल 6, यानी कि 2 क्वेश्चन करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए कि उषा कविता के आधार पर अपनी कल्पना में संध्या के सौंदर्य का चित्रण कीजिए। संध्या यानी शाम के टाइम पे क्या सौंदर्य देखने को मिलता है आपको, क्या मतलब एक तरह से अच्छी कह सकते हैं आपको चित्रण देखने को मिलता है, और शाम के टाइम पे एकदम मनमोहक नज़ारा जो देखने को मिलता है ना, उसको आप कह सकते हैं आपको कल्पना में, अपने कल्पना में उसको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि सूर्योदय से पूर्व के आकर्षक दृश्य की तरह संध्या के समय सूर्य के डूबने से पूर्व का दृश्य भी बड़ा मनमोहक होता है। पक्षी जो पक्षी होते हैं अपने पंख फैलाकर अपने अपने घरों की ओर उड़ जाते हैं। चरवाहे पशुओं को लेकर घरों की ओर लौट रहे होते हैं। उस समय आकाश में भी बड़ा ही मनमोहक दृश्य हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का कि बच्चा किस वस्तु के कारण लालची बन जाता है एवं माँ जो है उसको किस प्रकार तैयार करती है। तो देखिए ध्यान से समझिए इसको भी। बच्चा जो है ना वो चांद को देख करके लालची बन जाता है, उसका मन जो है लालची हो जाता है, वह चांद को पकड़ने की जिद करता है। वह माँ से कहता है कि मुझे यही वस्तु चाहिए। चांद को देखते ही उसका मन जो है एक तरह से लालच से भर जाता है। और माँ उसको कैसे तैयार करती है इसको भी समझ लीजिए बच्चों। माँ जो है छलकते हुए निर्मल स्वच्छ पानी से उसे नहाती है, उसके बालों में प्यार से कंघी करती है, उसे कपड़े पहनाती है, और यह सारे कार्य देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वह ठंडे पानी से नहाकर ताज़ा महसूस करता है, अपनी माँ को बहुत प्यार से देखता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न में कि कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। कवितावली के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए इस चीज़ को। कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग जो है अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी ना कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। ठीक है, दरिद्रता जो है रूपी रावण ने हर तरह हाहाकार मचा रखा था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग आ गए हैं छठे प्रश्न में। तो छठे प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो ध्यान से समझिए। छठे का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस चीज़ को समझिए। छठे के पहले में पूछ रहा है कि लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। ठीक है, तो दास्ता यानी कि जो दास प्रथा होता है ना, उस टाइप से क्वेश्चन है आपका ये। तो देखिए लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी परिधान नहीं है बल्कि इसका व्यापक परिभाषा तो व्यक्ति को अपने पेशे चुनने की आज़ादी न देना है। ठीक है, यानी अगर इसकी पूरी परिभाषा निकाले ना तो इसका मतलब निकलेगा कि व्यक्ति को अपने अनुसार उनका जो पैशन है उस हिसाब से जो उसका पेशा है, ठीक है, वो चुनने की आज़ादी न देना कि वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता है। सामाजिक दास्ता की स्थिति में कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा तय किए गए व्यवहार और कर्तव्य का पालन करने को विवश होना पड़ता है। यानी कि जो लोगों ने तय कर दिया, समाज के कुछ लोगों ने, बड़े तबके के लोगों ने, उसी हिसाब से काम करना है। अपनी इच्छा के विरुद्ध पैतृक पेशे अपनाने पड़ते हैं। यानी कि जो उनकी इच्छा होती है ना, उसके विरुद्ध उनको पैतृक पेशे यानी कि उनके जो पिताजी का पेशा है वही अपनाना पड़ता है। जैसे एक कुम्हार है तो समाज के दबाव में आकर के उसको कुम्हार ही बनना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आई होप के क्वेश्चन भी समझ में आओगे आपको। अगला क्वेश्चन है छठे का दूसरा
कि सफ़िया के भाई ने नमक की जो पुड़िया है, यहाँ पर लिखा हुआ लेकिन ये पुड़िया है, ठीक है, तो नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया था। तो ध्यान से समझिए बच्चों कि जो सफ़िया का भाई था उसने नमक की यहाँ पर पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया था। नमक की पुड़िया को लेकर सफ़िया के जो मन में यह द्वंद्व था कि वह नमक कस्टम अधिकारी को दिखाकर ले जाए या चोरी से छिपाकर। सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया जो है उसे ले जाने से मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात प्रतिबंधित था, इनकी बैन था, यह गैर कानूनी था। दूसरा, कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया जब निकल आता तो बाकी सामानों को भी इधर उधर बिखेर देता, इससे बदनामी भी होती है। और तीसरा, नमक भारत में बहुत है। तो ये 3 आप कारण लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है उनकी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में बताइए। तो उनका आदर्श समाज जो होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, मातृता पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन कि लुट्टन को पहलवान बनने की प्रेरणा कैसे मिली। तो ध्यान से समझिए, लुट्टन जो थी उसको पहलवान बनने की प्रेरणा कैसे मिली। तो लुट्टन जब 9 साल की थी ना, तो उसके माता पिता जो है ना उसका देहांत हो गया। सौभाग्य से उसकी शादी हो चुकी थी और अनाथ लुट्टन को उसकी जो विधवा सास थी उसने पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी सास को गांव वाले परेशान करते थे, लोगों से बदला लेने के लिए उसने पहलवान बनने की ठान ली और धरोष्ण दूध पीकर, कसरत करके और बदन जो है गठीला और ताकतवर बना लिया और कुश्ती के दाव पेच सीखकर लुट्टन पहलवान बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बन गई मतलब। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग 7वें प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने को बोल रहा है। तो 7वें में पहला क्वेश्चन है आपका कि एन डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी इन पृष्ठों में दोनों का जो है फ़र्क मिट गया है, ठीक है। इस कथन पर जो है विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्ण जो है आपको व्यक्त करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे बच्चों कि एन ने जब डायरी लिखी तो वो बहुत ही कठिन दौर था। कठिन दौर में यहूदियों का जीवन बहुत कष्टनीय था। उस भयानक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज इस डायरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस डायरी में अपने अकेलेपन का चित्रण भी एन ने किया। एन ने लिखा कि मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे भावनाओं को समझ सके, और यह बात सिद्ध की है, मतलब यह बात ये सिद्ध करती है कि एन की डायरी अगर ऐतिहासिक दौर का दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का प्रमाण भी है ये चीज़। इसी के अंदर एक अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपको वाला नहीं आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर बसा हुआ था, इस शहर का नाम का अर्थ क्या है और अब ये शहर जो है किस नाम से पुकारा जाता है। तो ध्यान से समझिए, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान पर बसा हुआ था जहाँ कभी सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो मुर्दे होते हैं ना उनका टीला, और वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है दूसरा हमारा कि काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। एन फ्रैंक की इस पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पर देखिए पूजा स्थल, मूर्तियाँ तथा पिरामिड मिले हैं। यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन इधर से आ गया, ये वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया इधर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ये गलत है। मैं यहाँ थोड़ा आगे से बढ़ूँगा ना, ये लाइनें हटा दीजिए आप, ये लाइनों को हटा देंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ शुरू होता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने डिट्टो पिछले वाले पेपर से ले लिया है आपका। यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखेंगे कि अकेलेपन ही ने एन फ्रैंक की डायरी लेखन का कारण बना। यद्यपि वह अपने परिवार और वान दंपत्ति के साथ अज्ञातवास में 2 वर्षों तक रही, लेकिन इस दौरान किसी ने भी उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि पीटर यद्यपि प्यार करता है लेकिन केवल दोस्त की तरह। पीटर जो था वो प्यार करता है लेकिन केवल दोस्त की तरह, जबकि हर किसी व्यक्ति जो होता है उसकी शारीरिक ज़रूरतें होती है, लेकिन पीटर इस ज़रूरत को नहीं समझ सका। माता पिता और बहन कोई भी इसकी भावनाओं को, गंभीरता को नहीं समझ सका और समझी। शायद इसी कारण डायरी जो है उसने लिखी थी, ठीक है, लिखने लगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं।
इसी के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए अथवा वाला क्वेश्चन कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का कारण कैसे बनती जा रही है, क्या यह स्थिति आज भी है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए, जाति प्रथा पेशों का दोष पूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देता है कि भाई तू अगर कुम्हार है तो तू यही करेगा, तू डोम है तो तू यही करेगा, ठीक है, तू पंडित है तो तू सिर्फ वेदों को ही पढ़ेगा, पूजा पाठ ही करवाएगा। जाति प्रथा बांध के रख देता है, ठीक है। भले ही ऐसे अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों ही मर जाए, अगर उनका पेशा ना चले तो वो भूखों ही मर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर कभी कभी अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है कि भाई आदमी को अपना पेशा बदलना पड़ता है। यदि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो भूखों मरने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। भारतीय समाज में पेशे बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, ठीक है। वह अपनी पैतृक पेशे की अपेक्षा अन्य पेशे में पारंगत भी हो ना, यानी कि कोई और काम उसको आता भी हो, तब भी उसको अनुमति ना देकर ही जाति प्रथा क्या कर रही है, भारत में बेरोजगारी एवं मुख्य कह रहा है यहाँ पर भूखमरी फैला रहा है। और ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से ये कारण बन रहा है, ठीक है। ये बेरोजगारी वगैरह का इस तरह से एक प्रत्यक्ष या कह लीजिए मुख्य रूप से कारण ये बन रहा है। तो बस यही था आपका हिंदी का पेपर बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जिनके पास भी हिंदी कोर का सब्जेक्ट है। हिंदी का मतलब हिंदी का सब्जेक्ट तो आप सभी के पास होगा ही, लेकिन हिंदी कोर कम बच्चों के पास होता है, ठीक है। ये वीडियो मैंने फ़ोन से बनाया है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कुछ समस्या हो गई थी जिस कारण से अभी मैं सिस्टम पे वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को आपके पेपरों के लिए, ठीक है। अच्छे से पेपर करना है, स्ट्रेस मत लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।